The variation with the applied force with the length L of the spring in figure 4.2, आपके पास फोर्स और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का आपके पास ग्राफ शो हो रहा है। फोर्स वाई एक्सिस पे दी हुई है जो कि यकीनन टेंशन फोर्स होगी, ठीक है। और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो है वो आपके पास एल शो हो रहा है। इनिशियल स्प्रिंग ऑफ द लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। यकीनन आपके पास जब फोर्स यानी कोई टेंशन फोर्स नहीं जनरेट हो रही है उस वक्त, इसका मतलब है कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आपके पास उस वक्त 20 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जैसे जैसे हम उसके अंदर फोर्स लगाते गए टेंशन क्रिएट होती गई और उसके अंदर एक्सटेंशन होती गई। डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर द स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें डिटरमाइन करना है। ये हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? बेसिकली वी नो दैट एफ इज इक्वल टू के एक्स। इस ग्राफ का ग्रेडियंट से नहीं आएगा ये, क्योंकि ग्राफ स्प्रिंग ग्रेडियंट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये फोर्स और लेंथ का ग्राफ है, एक्सटेंशन का ग्राफ नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द ग्राफ टू फाइंड आउट द फोर्स एंड द एक्सटेंशन। ठीक है, तो k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स हो जाएगा हमारे पास। हम एक काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर फोर्स और एक्सटेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें मिल रही हो। ठीक है, आई थिंक you can see this point. This point is actually 9 न्यूटन्स, और यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अप्रोक्सीमेटली मिल रही है 22, 24, 26, 28, 30, 32, दैट इज 32। ठीक है, बाय द वे ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 2। जब भी आपके पास 10 बॉक्सेस 20 के बराबर है तो इट मीन्स कि आपके पास ये 22, 24, 26, 28, 30 और 32 हो जाएगा। By the way, ये 32 जो है, this is not the extension. The original length of the spring is 20 and the 32 is the new length. So the extension in this case will be new length, which is 32 minus 20. तो 32 minus 20 आपके पास कितना आंसर आएगा? 12 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है। अगेन ये सेंटीमीटर से, हमें आंसर मीटर में चाहिए, तो दैट विल बी 12 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये आपकी आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी मीटर्स के अंदर। सेंटी की जगह हम 10 की पावर -2 लगाते हैं। अब बाय द वे हम क्या करेंगे, 9 ले लेंगे जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाई थी और इसको डिवाइड कर देंगे 12 इंटू 10 टू द पावर -2 से। तो 9 डिवाइडेड करके बताइएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2 व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग? जी, हरी अप। हिमात क्या आंसर आ रहा है? 75. 75। Yes, sir. 75 न्यूटन्स पर मीटर। क्या मतलब है बच्चों इस 75 न्यूटन्स पर मीटर का? कि इस स्प्रिंग को 1 मीटर खींचने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर होगी? 75 न्यूटन्स का फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। थोड़ा सा बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और उससे फिर निकलेगा। ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड इन न्यूटन इन मीटर, न्यूटन पर मीटर, so that's why we need to convert the centimeters into meter. Now after that they say determine the elastic potential energy of the spring when the force of 15 newtons is applied. So we need to find out the elastic potential energy when the force is 15 newtons. 15 न्यूटन का फोर्स हमारे पास अप्लाइड है। देर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि हम 15 न्यूटन के फोर्स के ऊपर एक्सटेंशन निकाल लें, ठीक है, और दैट बेसिकली हेल्प मी आउट। तो हम एक काम कर लेते हैं, 15 न्यूटन के ऊपर एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। बेसिकली ईच बॉक्स ऑन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग 1, सो दिस इज 11, 12, 13, 14, 15, और 15 के ऊपर आपके पास एक्सटेंशन एग्जैक्टली आपके पास 40 की लेंथ आ रही है, यानी एक्सटेंशन कितनी होगी? दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज द इक्वेशन 1/2 fx। 1/2 fx लगा सकते हैं। 40 की लेंथ आ रही है, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओरिजिनल लेंथ 20 है, तो 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। वी नीड टू कन्वर्ट दिस 20 इंटू meters, so that will be 20 into 10 to the power -2 meters. Now we will apply this equation 1/2. How much force is 15 and what is the extension? That is
20 into 10 to the power minus 2. That will give you the elastic potential energy stored in the spring. And what is that? जी 1.5. 1.5 joules. ठीक है जी. So that's a very simple question. बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये आपके पास. ठीक है जी. तो इस तरीके से आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं और दिस इज ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन, ऑल्दो इट्स वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है जी. तो दिस इज हाउ एक्चुअली द क्वेश्चंस आर डन. ठीक है. Now let's move on to the one new thing we are going to discuss, which is actually what we call stress. स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या चीज होती है? हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की तरफ अब चलते हैं. स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है और हमें क्यों जरूरत पड़ रही है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, जब हमारा अच्छा भला मामला फोर्स और एक्सटेंशन पे चल रहा है, तो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्यों हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले स्ट्रेस को डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो स्ट्रेस जो होता है वो सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर भी होता है. तो यस, प्रेशर सॉलिड्स में जो प्रेशर होता है उसको हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं. सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होता है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस. ठीक है, जिससे उसकी शेप में, इलास्टिक ऑब्जेक्ट की शेप में कोई चेंज आए. यानी वी कैन से दैट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस. स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है सिग्मा. दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा, स्मॉल लेटर सिग्मा. इट इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. तो ये आपके पास स्ट्रेस की इक्वेशन बनती है. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, सो डेफिनेटली इट हैज अ यूनिट विच इज कॉल्ड पैस्कल. क्योंकि ये बिल्कुल प्रेशर के यूनिट के सेम होता है. पैस्कल इसका सिंबल होता है पीए. और इसका बेस यूनिट जो है वो भी प्रेशर के बेस यूनिट के सेम होता है, के जी m-1 s-2. तो ये इसका बेस यूनिट होता है. ठीक है जी. सो दिस इज एक्चुअली स्ट्रेस. देयर इज अनदर क्वांटिटी वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन. स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होती है? तो स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. ठीक है जी. तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, बाय द वे चेंज इन लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन आल्सो कॉल चेंज इन लेंथ कॉल्ड एक्सटेंशन. तो हम इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. तो एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन. स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन is equals to extension upon original length. ठीक है जी. सिंबॉलिकली स्ट्रेन का सिंबल होता है ये ई एप्सिलॉन. इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन. ये इस तरीके का ई बनता है, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सटेंशन अपॉन लेंथ. तो ये आपके पास स्ट्रेन हो जाता है. Extension is measured in meters. Length is also measured in meters. तो ये मीटर मीटर कैंसल मीन्स इसका कोई यूनिट नहीं होता. इट हैज नो यूनिट. इसका मतलब ये है कि अगर इसका कोई यूनिट नहीं है तो ये सिंपल क्या है? एक रेशियो है. इट इज जस्ट अ रेशियो. इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो यूनिट. तो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल स्ट्रेन. ठीक है जी. तो दो क्वांटिटीज हमने पढ़ी, स्ट्रेस और स्ट्रेन. अब इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में? हम कहते हैं जी रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में क्या रिलेशन है? तो हम ये कहते हैं कि जी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के. जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट होगी, यानी उतनी ज़्यादा आपके पास चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ होगी. जितना ज़्यादा आप फोर्स पर यूनिट एरिया लगाओगे उतनी ज़्यादा चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ होनी शुरू हो जाएगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेन होनी शुरू हो जाएगी.
जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। और सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। बाय द वे ये स्ट्रेस का सिंबल है, ये इसका सीधा सीधा ई यंग्स मॉडुलस का सिंबल है, और ये गोल घुमा हुआ ई दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है जी। तो यंग्स मॉडुलस ई इसके बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस, and this is what we call material constant। मटेरियल कांस्टेंट से क्या मुराद है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं इसका यूनिट डिफाइन कर दूं। स्ट्रेस का यूनिट होता है पास्कल, पीए, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होगा दैट इज आल्सो पास्कल। इसका यूनिट भी हमारे पास पास्कल ही हो जाता है। ठीक है जी, जिसका बेस यूनिट स्ट्रेस के बेस यूनिट के बिल्कुल सेम होगा, के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल यंग्स मॉडुलस। अच्छा, अब यंग्स मॉडुलस मटेरियल कांस्टेंट क्या है, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन। देखिए, हम जब दो मटेरियल्स को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे कि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है और मुझे एक कंस्ट्रक्शन में एक जगह पे एक सीलिंग बनानी है, छत बनानी है, तो छत बनाने के लिए मैं उसमें मेटल का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है। अच्छा, विच मेटल इज मोर स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। तो हम दो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं, एक है स्टील अवेलेबल है जिसका यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है 200 इंटू 10⁹ पैस्कल्स, और मेरे पास एक और मटेरियल मौजूद है एल्यूमिनियम, जिसका अप्रोक्सीमेटली ई एल्यूमिनियम का हमें गिवन है 70 इंटू 10⁹ पैस्कल्स। ठीक है जी। तो विच मटेरियल आई शुड यूज, या विच मटेरियल आई शुड टेक व्हेन यूजिंग व्हेन मेकिंग दी सीलिंग। हम छत बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम सीलिंग के अंदर मेटल लगाना चाह रहे हैं, तो हम कौन सा मेटल जो है वो इसके अंदर लगाएं। Should it be steel or should it be aluminium? Obviously, you can see that the young modulus of steel is much high, which means it is more tough, and the young modulus of aluminium is much lower, which means it is very less tough। इसका मतलब ये है कि आपके पास स्टील का यंग्स मॉडुलस आपको ये बता रहा है कि अगर आप 1 यूनिट एरिया के ऊपर, यूनिट एरिया मींस आपके पास लेट से इतना ही जगह है, इसकी ये साइड कितनी है 1 मीटर, और ये साइड भी कितनी है 1 मीटर, तो इस का एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। इस 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर ये कितना फोर्स बेयर कर सकता है, इट बेयर्स 200 इंटू 10⁹ न्यूटन्स का फोर्स ये बेयर कर सकता है। दैट व्हाट इज टेल द यंग मॉडुलस, यानी स्टील इतना फोर्स जो है 1 मीटर के ऊपर बेयर कर सकता है। एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, अगर हम एल्यूमिनियम का 1 मीटर स्क्वायर लेके आए तो वो आपके पास इस पर्टिकुलर 1 मीटर एरिया पे कितना फोर्स को सिर्फ बेयर कर सकता है 70 इंटू 10⁹ न्यूटन्स को, विच मीन्स कि 7 1 7 7 14 7 3 21। इट मीन्स कि स्टील अप्रोक्सीमेटली एल्यूमिनियम के मुकाबले में इस एरिया में 3 टाइम्स मोर फोर्स को बेयर कर सकता है। तो विच मीन्स के स्टील इज ए मच टफर मटेरियल एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के मुकाबले में स्टील बहुत ज़्यादा टफ है। यही वजह है कि हम नॉर्मली जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो नॉर्मली हम लोग स्टील्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि स्टील जो है वो बहुत टफ होने की वजह से उस मटेरियल को हम कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स, हम मटेरियल्स की कंपैरिजन कर रहे होते हैं,
तो मटेरियल की कंपैरिजन में अंदर वी यूज एक्चुअली यंग्स मॉडुलस। अब आपको कोई उठा के बोल दे यार प्लास्टिक प्लास्टिक के सरिये लगा दो अंदर, तो ऑब्वियसली यू विल से दैट कि भाई प्लास्टिक का जो यंग मॉडुलस है या प्लास्टिक इज ए वेरी वीक मटेरियल, या सिंपल लैंग्वेज में अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट है तो आप कहेंगे उसका यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा कम है। तो इस वजह से ऑब्वियसली मैं अगर उसको लगाऊंगा या लकड़ी को लगाऊंगा या ग्लास को लगाऊंगा, तो उस केस के अंदर वो बहुत जल्दी जो है वो ब्रेक कर जाएगा, उसके अंदर फोर्स को बेयर करने की इतनी ताकत नहीं है एज कंपेयर टू स्टील। स्टील इज वेरी मच टफर देन अदर दीज मटेरियल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, इस तरह के मटेरियल से काफी ज्यादा टफ है। तो जब हम टफनेस ऑफ द मटेरियल को कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में हम यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे होते हैं। और यंग्स मॉडुलस एक मटेरियल कांस्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ाएं, उसका एरिया बढ़ाएं, तो उससे यंग्स मॉडुलस पे उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसका यंग्स मॉडुलस सेम रहता है। इस चीज को भी मैं और डिटेल में भी डिस्कस करूंगा आगे चल के। एक छोटी सी डेरिवेशन भी होगी अभी जिसमें हम यंग मॉडुलस का स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। So these are the three new terms we discussed. The one is stress, that is force per unit area. The other is strain, extension per unit original length. And the third is stress is directly proportional to strain, and which means Young's modulus. So the stress over strain is equals to Young's modulus. ठीक है, तो ये आपके पास तीन चीजें हो गई, इनको कॉपी कर लें। कोई किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए। यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है, स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेन के रिलेटेड, तो पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन है किसी के पास जी। एनी क्वेश्चंस एनीवन? असद, इमाद, फरीहा, जैद, उसैद, आयशा, No, नो sir. सर। खुदा, जारिफ, मशूद? No, sir. जी कॉपी हो गया बच्चों? Yes, sir. जी सर। जी सर, हो गया सर। बाद असद, बच्चों Done, कॉपी हो गया? sir. जी सर, हो गया। अच्छा जी। सो दिस इज एक्चुअली यंग्स मॉडुलस, इसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अच्छा, अब एक हम रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के यंग्स मॉडुलस। वी नो दैट बच्चों, यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। अच्छा, इस रिलेशन से कई रिलेशंस बनेंगे, ठीक है, उसको भी अभी देखते जाएंगे।
स्ट्रेस किसके बराबर होता है? फोर्स ओवर एरिया के, जबकि स्ट्रेन बराबर होता है एक्सटेंशन अपॉन लेंथ के, which means I can write this expression like this: E is equals to F upon A, extension की जगह, upon extension upon original length. अच्छा, ये टर्म एक्चुअली में यूं लिखी हुई है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू F ओवर A डिवाइडेड बाय X अपॉन L. जब हम इस डिवाइड के सिंपल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, दिस बिकम्स F ओवर A मल्टीप्लाई बाय, ये टर्म फ्लिप होके L ओवर X हो जाएगी, which means एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास आता है, दैट इज E is equals to FL ओवर AX. ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है. अच्छा, स्प्रिंग वायर्स अगर हम बात करें स्प्रिंग्स की या वायर की, तो वायर्स या स्प्रिंग का जो नॉर्मली शेप होता है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है. लेट्स से ये एक वायर है, उसको हमने मैग्नीफाइड किया, दिस इज अ मैग्नीफाइड वायर. काफी हमने उसको मैग्नीफाई जब करके देखा तो वायर का जो एक्चुअल में शेप होता है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है, ठीक है जी. इट इज ए सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है. और ये इसका होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बाय द वे, ये जो एरिया है स्ट्रेस में, दिस इज एक्चुअली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, जिसमें R जो होता है दैट इज एक्चुअली रेडियस. रेडियस कभी भी मेजर नहीं होता, रेडियस कैलकुलेट किया जाता है. वी नॉर्मली मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, और हम डायमीटर से रेडियस को कैलकुलेट करते हैं. रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन है? तो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर हाफ. डायमीटर का अगर हम आधा करें, D स्टैंड्स फॉर डायामीटर, तो डायमीटर का अगर आप आधा कर दें तो रेडियस मिल जाएगा. बाय द वे, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दूं, दिस बिकम्स R स्क्वायर इज इक्वल्स टू T ओवर 2 का होल स्क्वायर. R स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर, T का स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो आपके पास R स्क्वायर बराबर आ रहा है D स्क्वायर ओवर 4 के. A इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, और अगर मैं R स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो ये बन जाएगा A इज इक्वल्स टू पाई D स्क्वायर ओवर 4. ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है एरिया का, ठीक है. ये अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लें. पाई D स्क्वायर ओवर 4 एरिया के बराबर है. ये अगर नहीं समझ में आया तो पूछे, मैं रिपीट कर देता हूँ. आयशा, इमाद, हुदा, फरीहा, जारिफ, जैद, बेटा कोई सवाल है इसमें तो पूछो जल्दी से. नो सर, नहीं है कोई सवाल. No, sir. No, sir. जी जी, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से. देखो, वायर या स्प्रिंग का जो शेप होता है ना बच्चों, को कैसा शेप होता है? सिलिंड्रिकल. इट्स अ सिलिंड्रिकल शेप. और एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है. बेसिकली पाई आर स्क्वायर एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला भी होता है, और जो क्रॉस सेक्शन होता है सिलेंडर का वो सर्कल के बराबर ही होता है, ठीक है ना. अच्छा, अब आर जो होता है दैट इज रेडियस, और रेडियस बेसिकली हमें मिलता नहीं है, ऑब्वियसली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड वी कैलकुलेट द रेडियस बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द वायर और सिलेंडर, और हम उस डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमें रेडियस मिल जाता है. बाय द वे, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दूं तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी जब स्क्वायर लगेगा तो दिस बिकम D ओवर 2 का होल स्क्वायर. जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो ये दैट विल बी D स्क्वायर, और 2 पे भी स्क्वायर जाएगा तो D स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा. एरिया की एक्सप्रेशन है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर की जगह अगर मैं D की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं, ये D स्क्वायर अपॉन 4, तो दैट विल बिकम एरिया A इज इक्वल्स टू पाई D स्क्वायर ओवर 4, ठीक है जी.
सो दिस इज एक्चुअली एरिया. अब आई थिंक फरी आप क्लियर है कि अभी भी इश्यू है बेटा तो बता दो. अब मैं इस एक्सप्रेशन को, इस वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूं. ठीक है, इसको मैं फर्दर सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, इस टर्म को यहां सब्सटीट्यूट करूंगा तो दिस बिकम्स E इज इक्वल टू एफ एल ओवर पाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन 4. ये आपके पास यंग्स मॉडुलस की एक्सप्रेशन बनी. अगेन दिस थिंग इज रिटन लाइक दिस, एफ एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन 4. ये डिवाइड का सिंबल आप दोबारा मल्टीप्लाई में अगर चेंज करेंगे तो दिस बिकम एफ एल मल्टीप्लाई बाय 4 पाई डी स्क्वायर एक्स. और फाइनली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिलता है, E इज इक्वल टू 4 एफ एल अपॉन पाई डी स्क्वायर एक्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. इससे आपके पास कई क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू के सॉल्व किए जाते हैं. यंग्स मॉडुलस E है, मैं रिपीट कर दूं, ये यंग्स मॉडुलस है. 4 कांस्टेंट है, F फोर्स है, L लेंथ है, ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो भी आपके पास है. D उस सिलेंडर का डायमीटर है, और X जो है उसमें एक्सटेंशन है, यानी X इज द एक्सटेंशन. ऑब्वियसली जब हम फोर्स लगाएंगे किसी वायर पे जिसका यंग्स मॉडुलस E है, उसकी लेंथ L है, उसका डायमीटर D है, तो फोर्स लगाने की वजह से उस वायर में कुछ एक्सटेंशन होगी. और जब हम वायर्स की कंपैरिजन के ऊपर आते हैं ना, कि हमने एक वायर थी उसकी लेंथ इतनी रखी, उसमें इतनी एक्सटेंशन हुई, अगर हम लेंथ को चेंज कर दें या डायमीटर को चेंज कर दें तो एक्सटेंशन में क्या इफेक्ट आएगा. इस तरह के क्वेश्चंस इस रिलेशन से हमेशा सॉल्व किए जाएंगे. ठीक है, इसको कॉपी करें. कोई सवाल है किसी को तो पूछ लें भाई. जी, एनी क्वेश्चंस एनीवन? जारिफ, आयशा, खुदा? No, sir. जी, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके मैंने इसको निकाला है. फरीहा, इमाद, असद. नो सर. इमाद असद का है आज? सर पता नहीं. ये तुम दोनों कहीं वो तो नहीं हो फिल्मों में जो जुड़वा भाई बने हुए होते हैं, एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो एक पहला आ जाता है, लेकिन बंदा एक ही होता है. मतलब तुम जब नहीं आते तो वो होता है, जब वो नहीं आते तो तुम होते हो. जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? जी बच्चों, कॉपी हो गया? जी सर. Yes, sir.
एवरीवन डन? यस सर। क्योंकि जी बेटा सर, हो गया मीटिंग सर। एंड होने वाली है, इसके क्वेश्चंस भी अभी हमने करने हैं इस चीज से रिलेटेड। बेटा मीटिंग जैसे ही एंड हो जाए रीजॉइन कर लीजिएगा आप लोग। इसको कंटिन्यू करना है हम लोगों ने, और इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट तक हम इसको लेके जाएंगे, लेकिन पहले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है?